नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म नारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बाहरेट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज अपन सेल मेम्ब्रेन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स बुक जो सेकंड पेपर है उसका टॉपिक है। तो अपन शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो आज अपन जो पढ़ेंगे उसमें इसका इंट्रोडक्शन, इसकी परिभाषा, इसकी खोज किसने की, उसके बाद इसकी संरचना के बारे में किन किन उन्होंने बताया। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और अपने सिलेबस में जो टॉपिक है वो है एक तो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट और दूसरा है फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सिंगर निकोल्सन। और चौथा जो आज अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कोशिका झिल्ली के रूपांतरण कौन कौन से हैं। तो इन चार टॉपिकों के बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि इसके इंट्रोडक्शन या परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर विभेदक, पारगम्य, विद्युत आवेशित चयनात्मक झिल्ली पाई जाती है जो मुख्यतः वसा एवं प्रोटीन से बनी होती है। वापस से रिपीट करता हूँ मैं, कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर विभेदक, पारगम्य, विद्युत आवेशित चयनात्मक झिल्ली पाई जाती है जो किसकी बनी होती है? वसा एवं प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसी को अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसे सी केमर और नेगली ने 1855 में कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन नाम दिया और कहा, और प्लोहो ने इसे जीव द्रव्य कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने कहा? प्लो। तो ये दो नाम आपको याद रखने, एक तो सी केमर व नेगली जिन्होंने 1855 में से क्या नाम दिया? सेल मेम्ब्रेन, और प्लोहो जिसने इसको क्या नाम दिया? जीव द्रव्य कला। अब इसकी संरचना के बारे में अलग अलग मॉडल आए। तो जो सबसे पहले मत आया उसमें था सर्वप्रथम डेनली और रॉबर्टसन का एक 1938 में एक मॉडल दिया, उन्होंने संरचना बताई कि कोशिका कला है या सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है वो सैंडविच की तरह होती है, जिसमें उन्होंने बताया कि दो सघन प्रोटीन परतों के बीच में एक वसा का स्तर होता है और जिसे उन्होंने क्या दिया? नाम दे दिया सैंडविच मॉडल। क्या नाम दे दिया? सैंडविच मॉडल। उसके बाद हालांकि ये ऑथेंटिक नहीं था और उसके बाद नया एक और जो प्रयास किया गया वो था 1953 के अंदर, और जिसको अपन क्या नाम दे, मिशेल सिद्धांत, कि उसने कहा कि भाई जो कोशिका में झिल्ली होती है वो क्या होती है? उसकी स्ट्रक्चर एक मिशेल की तरह की होती है, जिसमें प्रोटीन और वसा मिलकर एक मिशेल बनाते हैं, उस तरह की स्ट्रक्चर होती है। पर यह भी ऑथेंटिक नहीं था। उसके बाद जो अगला सिद्धांत आया जो अपने सिलेबस में भी है वो है रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। तो पहले जो अपन ने बात करी उसको मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर विभेदक, पारगम्य, विद्युत आवेशित चयनात्मक झिल्ली पाई जाती है जो मुख्यतः वसा एवं प्रोटीन की बनी हुई होती है, जिसे सी केमर व नेगली ने 1855 में कोशिका कला व प्लाहो ने इसे जीव द्रव्य कला नाम दिया। फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में विभिन्न मत प्रचलित हुए, जिनमें जो सर्वप्रथम अपन मानते हैं वो है सैंडविच मॉडल जो डेनियल और डॉटसन ने दिया था। और उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई ये प्रोटीन जो कोशिका कला होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है जिसमें दो सघन प्रोटीन परतों के बीच में एक वसा का स्तर पाया जाता है। उसके बाद प्रयास किया गया जिसमें मिशेल थ्योरी आई और उसने बताया कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मिशेल की तरह की स्ट्रक्चर होती है। अब आते हैं अगला यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, जो किसने दिया था? रॉबर्टसन ने 1958 में जीव द्रव्य कला की संरचना के बारे में इकाई कला मॉडल यानी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, जिसके अनुसार वसा व प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? वसा एवं प्रोटीन से बनी होती है, और जो 70 से 80 एंगस्ट्रॉम मोटी इकाई कला
यूनिट मेम्ब्रेन होती है। कहने का मतलब उन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, वसा और प्रोटीन की बनी हुई होती है, और जो 70 से 80 एंगस्ट्रॉम मोटी एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है। बस इतना सा उन्होंने इसके बारे में बताया। और फिर इसी तरीके की उन्होंने विभिन्न दूसरे कोशिकाओं में झिल्ली बताई। विभिन्न कोशिकाओं में ये एक या दो स्तरों में पाई जाती है, जैसे हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में दोहरी झिल्ली होती है। ये भी क्या है, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की तरह उन्होंने बताया इसमें भी कि भाई इनकी जो लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्र की जो झिल्ली होती है वो भी, उसकी स्ट्रक्चर भी किस तरीके से होती है, जीव द्रव्य कला की तरह होती है। और लाइसोसोम और रिक्तिका जो एकल परत के रूप में इनमें पाई जाती है, और वो भी क्या, उसकी स्ट्रक्चर भी किस तरीके से होती है, जीव द्रव्य कला की तरह होती है। उन्होंने इसका एक डायग्राम भी मॉडल के रूप में दर्शाया है कि चारों तरफ तो क्या है, प्रोटीन का आवरण, और बीच में किसका आवरण होता है, वसा का। किसका आवरण होता है, वसा का। या बीच में जो लेयर मिलती है वो किसकी मिलती है, वसा की। और दोनों तरफ बाहर और अंदर की तरफ किसका आवरण मिलता है, प्रोटीन का। इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो कोशिका झिल्ली की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या है, वसा और प्रोटीन की बनी होती है, और जिसकी मोटाई उन्होंने बताई कि 70 से 80 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। फिर ये भी सिद्धांत इतना ऑथेंटिक नहीं था, तो उसके बाद नई स्ट्रक्चर, और जो ज़्यादा आज की डेट में सबसे ऑथेंटिक सिद्धांत माना जाता है वो है सिंगर निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल, या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सिंगर निकोलसन। तो इसके बारे में अपन बात करें तो इसमें सिंगर निकोलसन दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 1972 में ये एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उसमें बताया कि भाई कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन इस तरह की, या सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। तो कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला की क्रियाविधि को आधार बनाकर, उसकी मैकेनिज्म कि सेल मेम्ब्रेन कैसे कार्य करती है, उसको आधार बनाकर सबसे पहले जो ऑथेंटिक सिद्धांत दिया वो सिंगर निकोलसन ने दिया था कि बस जो कोशिका कला है वो इस तरीके से कार्य करती है, और उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है। तो कोशिका झिल्ली एवं जीव द्रव्य कला की क्रियाविधि को आधार बनाकर सिंगर निकोलसन ने 1972 में अपना तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जीव द्रव्य कला की मोटाई कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम मोटी फास्फोलिपिड व प्रोटीन से बनी एक झिल्ली होती है, जिसमें बीच के भाग में तो फास्फोलिपिड के 2 स्तर होते हैं, और बीच के भाग में क्या होते हैं, फास्फोलिपिड के 2 स्तर होते हैं। किसके, फास्फोलिपिड के, जिसमें दोनों तरफ क्या है, जल स्नेही हाइड्रोफिलिक भाग, और बीच में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक भाग। 2 लेयर पाई जाती है फास्फोलिपिड की, जो आपको इसके डायग्राम में भी बता रखी है। 2 लेयर, ये क्या है, फास्फोलिपिड की 2 लेयर, ठीक है। उसमें ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, अभी बताया मैंने कि हाइड्रोफिलिक भाग, और बीच वाला भाग क्या कहलाता है, इसका हाइड्रोफोबिक भाग, जिसको अपन बोलते हैं जल स्नेही या जल विरागी भाग। इसकी मोटाई कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम। और इसी भाग के अंदर क्या होते हैं, 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन इसमें 2 प्रकार के लगे हुए होते हैं। एक तो होता है बाह्य प्रोटीन, क्या बाह्य प्रोटीन या परिधीय प्रोटीन, दोनों सतहों पर एक अणु मोटी परत या सतह बनाते हैं। और कुछ होते हैं आंतरिक प्रोटीन, जो क्या होते हैं, वसा की परत या फास्फोलिपिड की परत होती है, उसमें धसे हुए या घुसे हुए रहते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहे हैं, एक तो है प्रोटीन चैनल लिखा हुआ है, प्रोटीन चैनल, तो ये वाला जो प्रोटीन है ये कौन सा है, आंतरिक प्रोटीन। और जो बाहर लिखा है पेरिफेरल प्रोटीन, यानी बाह्य प्रोटीन। तो 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, किसमें, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर। और ये कहाँ होते हैं, फास्फोलिपिड की परत के अंदर घुसे हुए होते हैं, ठीक है। और जो अंदर की आंतरिक प्रोटीन
होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी दीवार में क्या होता है, छिद्रयुक्त दीवार बनाते हैं। जो आंतरिक प्रोटीन है वो क्या बनाते हैं, छिद्रयुक्त दीवार बनाते हैं। देखो लिखा हुआ है चैनल प्रोटीन, लिखा हुआ जिनके अंदर एरो लगा के भी बताया हुआ है चैनल प्रोटीन। इन्हीं प्रोटीनों की सहायता से कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। यानी कि कोशिका झिल्ली में पदार्थ एक तरफ से दूसरी तरफ जो गति करते हैं वो किनके द्वारा करते हैं, आंतरिक प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा, आंतरिक प्रोटीन के द्वारा। आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर व बाहर निकालने का कार्य इन्हीं समाकलन प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन के द्वारा संपादित होता है, जिसमें अवशोषण, स्त्रावण, विसर्जन का कार्य प्रमुख है। सारे कार्य यानी कि ऑब्जर्वेशन से लेकर एक्सक्रीशन, सारे कार्य किसके द्वारा होते हैं, समाकलन प्रोटीन के द्वारा। इस प्रकार कोशिका झिल्ली क्या है, चयनात्मक झिल्ली की तरह कार्य करती है। इसमें एक्टिव पैसिव ट्रांसमिशन होता है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, इसके कार्य पढ़ेंगे तब। तो इसकी स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गई। सिंगर निकल्सन ने क्या क्या बताया, इसकी कार्य विधि की ये किस आधार पर काम करती है, क्रिया विधि को आधार बनाकर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जो आज की डेट में सबसे ऑथेंटिक मॉडल है और एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है। तो आपको इसको क्रिया विधि आपको ध्यान में रखनी है कि प्लाज्मा झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉम फास्फोलिपिड व प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है, जिसके बीच का भाग फास्फोलिपिड का बना होता है, जो 2 स्तर का होता है। फास्फोलिपिड का बना होता है, 2 स्तर होते हैं उसमें। बाई लेयर फास्फोलिपिड पाया जाता है, जिसमें एक तरफ का हाइड्रोफिलिक भाग होता है और बीच में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक भाग होता है, जिसमें 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं उसी फास्फोलिपिड के ऊपर। एक तो होता है बाह्य प्रोटीन या परिधीय प्रोटीन, और जो दोनों सतहों पर पाया जाता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी। और एक होता है आंतरिक प्रोटीन, और आंतरिक प्रोटीन ही सारे आवागमन को, पारगम्यता को, चयनात्मक पारगम्यता को ये नियंत्रित करता है और इस कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली बनाता है। इसी तरीके से आप फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर भी बता रखी है। इसका जो हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। यानी कि ऊपर वाला भाग क्या होता है, जल स्नेही, जो कि किस मटेरियल को या मिश्रण को, बाह्य मिश्रण को कोशिका झिल्ली के पास लाता है। इस तरीके से ये चयनात्मक झिल्ली का कार्य करती है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसकी क्रिया विधि के आधार पर सिंगर निकोलसन ने इसका एक संरचना बताई, जिसको बोलते हैं तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण। किसके बारे में, प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण। जंतु कोशिकाओं में कभी कभी कुछ विशेष कार्य हेतु संरचनाओं का निर्माण होता है, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित है। एपिथेलियम कोशिकाओं में अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए उनकी कोशिका झिल्ली अंगुलीनुमा उभार बनाती है, जो माइक्रोविलाई कहलाती है। इंटेस्टाइन में आपने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा। पाचन तंत्र में इंटेस्टाइन में जो ऑब्जर्वेशन का काम करती है माइक्रोविलाई, वो किसका रूपांतरण है, प्लाज्मा झिल्ली का। किसका रूपांतरण है, प्लाज्मा झिल्ली का। माइक्रोविलाई किसका रूपांतरण है, प्लाज्मा। एपिथेलियम कोशिकाओं में अवशोषण की, ऑब्जर्वेशन की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए उनकी कोशिका झिल्ली उंगलीनुमा उभार बनाती है, जो क्या कहलाते हैं, माइक्रोविलाई। और किसका रूपांतरण है, प्लाज्मा झिल्ली का। अब सेकंड, कोशिकाओं की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने हेतु कोशिका झिल्ली पर अनेक धागेनुमा संरचनाएं बनती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम, एवं उनमें पाए जाने वाले तंतुओं को बोलते हैं टोनोफाइबल्स। उनमें पाए जाने वाले तंतुओं को क्या बोलते हैं, टोनोफाइबल्स। नेक्स्ट, कोशिकाओं में निकटतम संपर्क बनाने के लिए कभी कभी कोशिका झिल्ली प्रवर्ध समान रचनाएं बनाती है, जिनको बोलते हैं इंटरडिजेशन। उनको क्या बोलते हैं, इंटरडिजेशन। इस तरीके से अपन ने
बात करी कोशिका झिल्ली के रूपांतरण के बारे में, जिनमें 3 प्रमुख है, इनके बारे में अपन ने चर्चा की। अब जो मैंने इसमें अगला जो टॉपिक नहीं लिया है वो है कोशिका झिल्ली के कार्य। इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्शन, ऑस्मोसिस क्या होता है, और इसके अलावा एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।